इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 3, जिसका हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे, विभाजन को समझना। तो विभाजन को हम किन किन माध्यम से समझेंगे? तो विभाजन सबसे पहले राजनीतिक स्तर पर उसको समझेंगे कि कौन सी राजनीति थी जिसके वजह से विभाजन हुआ। स्मृति मतलब हम क्या याद किए हैं। अनुभव मतलब ये सब देखने झेलने के बाद हमें क्या एहसास हुआ है। इन तीनों स्तर से हम विभाजन को समझने की कोशिश इस भाग में करेंगे। 14 नंबर में अभी तक आपने 1 से लेकर 13 तक पढ़ा, और जो अभी 24 का जो सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर को पहले ही हटा दिया गया है, लेकिन मैं सभी चैप्टरों को लाइन बाय लाइन यहाँ पर लाया हूँ। आप इससे ये नहीं कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं है फिर भी पढ़ेंगे, ये सोचकर आगे चलो। तो तस्वीर देखिए, सामने आपको दिख रहा है कि किस तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक सज्जन तो अपने पत्नी है कि बेटी है, उनको कंधे पर बैठा कर ही ले जा रहे हैं। खास करके बेटी ही लग रही है तो उसको कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, देखो यहाँ पर पैदल जा रहा है। उस समय के लोग बड़े बड़े बाल भी रखा करते थे, 2 ही कपड़ा होता था, काला पहनो नहीं तो व्हाइट पहनो। और जो राजे महाराजे हुआ करते थे, जो राजवाड़ा खानदान का था सर, तो उन लोगों के पास ऐसो आराम की सारी बंदोबस्त हुआ करती थी जो एक राजा के पास होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो विभाजन की वजह से यहाँ पर समझना कि विभाजन, अच्छा ये 14.1 में ही बताया जाता है कि विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए, एक दूसरे के इलाके से जाते रहे, इधर से उधर घूमते चले गए। तो जो उनका इलाका था वहां से छोड़कर अब वो शरणार्थी बन चुके थे, किसी इलाके का मतलब शरण ले लिए थे। उनको अपनी रेसा रेसा मतलब जगह जगह, इंच इंच जिंदगी नए सिरे से बनानी पड़ी। अब जिस देश में जा रहे हैं वो हमें जमीन देगा, रहने के लिए बंदोबस्त देगा, खाने पीने का सब देगा, तब ना रहेंगे जी। तो रेसा इन लोगों को बनाना पड़ा। यहाँ पर जानते हैं इंट्रोडक्शन के माध्यम से ही अभी, तो हमें पता है कि 1947 में हमारी आजादी से जुड़ी यहाँ पर खुशी दिया जा रहा है। आप बताना कि खुशी है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर शब्द का मतलब मत ले, इस पूरा सेंटेंस को लो कि हमें पता है कि 1947 में हमारी आजादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई। मतलब जो खुशी हमें 1947 में मिला कि हम आजाद हो गए, वह खुशी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि अपने ही देश में हिंसा बर्बरता के वजह से अपनी रंग, अपनी खुशियां सब बिखर गई। लेकिन हाँ, उस दिन रात तक लोग खुशी मनाए थे, बहुत बढ़िया से जश्न मना था। ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख राज्य कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। मतलब पूरा ये जो पूरा अपना देश था उसको 2 भाग में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। तो भारत का पूरा बीच वाला इलाका और पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 नाम से जाना गया। तो पूरब वाले इलाकों को पूरब पाकिस्तान और पश्चिम वाले को केवल पाकिस्तान। तो जिसके पश्चिम और पूर्वी भाग थे, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, यह भी पाकिस्तान का था। अब पाकिस्तान तो हिले था भैया। तो 2 हिस्सों में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए थे, लाखों जाने गई थी और कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। कई भाई बंधु ऐसे थे जिनकी जिंदगी तुरंत पलक झपकते बदल गई। हम एक देश से दूसरे देश में चले गए, एक देश के होते हुए दूसरे देश के हो गए। तो ये सब बातें यहाँ पर स्पष्ट है। और शहर बदले, भारत बदला, एक नया देश का उदय हुआ, जन्म हुआ, मतलब नया देश यहाँ से निकला जिसको पाकिस्तान बोलते थे। और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण नहीं था, वैसा हम लोग के देश में हो चुका था। इतिहास में कोई भी नहीं जानता था कि इस भारत के 2 टुकड़े होंगे। लेकिन ये क्या बोलूं, थोड़ा अच्छे शब्द में बोलता हूं तो आजकल बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता राजनीति के वजह से ये सब बदल गए। अरे भैया, जिनके वजह से ये बदला ना, मोहम्मद अली जिन्ना, समझ लो कि वो इतना बुरे तरीके से मरे थे, इतना बुरे तरीके से, उतना तो हमारे इलाके में पाप करने वाला कोढ़ी भी नहीं मरता है जितना बुरा तरीका से वो मरा था।
तो इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे पूरे बढ़िया तरीके से। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 1950 की काल अवधि में यहाँ पर बताया जाता है कि उसमें 1950 के बाद भी, 50 तक और 50 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे थे उसके बारे में अध्याय में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि लोगों से बातचीत और साक्षरता के जरिए यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उसकी सीमाओं के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। मतलब लोग गांव-गांव जाकर पूछे भी कि भैया आपको क्या क्या यहाँ पर कठिनाइयाँ थी, क्या क्या हुआ, ये सब बातें पूछा गया। साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में यहाँ पर समझना कि साक्षात्कार जब होता है ना, सामने जो दिखता है, तो साक्षात्कारों से हमें किसी समाज के अतीत मतलब बीते हुए कल, तो अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब बीते हुए कल का पूरा जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्या हुआ, जिसके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन ये सब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु हम यहाँ पर बात करेंगे तो कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धतियों से ज्यादातर पता नहीं चल पाता है। जो साक्षात्कार का हमारे पास प्रतियां है, कॉपी है, नोट्स है, उससे हमें पूरा डिटेल्स नहीं मिल पाता है। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे, क्योंकि अंत में हम फिर से पढ़ेंगे कि किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे की बातों को स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरह आपने 13 नंबर अध्याय में पढ़ा लास्ट में कि गोपनीय रिपोर्ट भेजे जाते थे, तो वो गोपनीय रिपोर्ट सही होता था और उस गोपनीय रिपोर्ट को सहेज कर रखा जाता था, और वही गोपनीय रिपोर्ट आजादी के बाद हाथे लगी तो मालूम चला कि भैया क्या क्या कांड हुआ था। समझ रहे हो ना? तो ये सामने आप तस्वीर देख सकते हो राइट में। तो कैमरे की तस्वीरों से हमें उस समय की हिंसा का एहसास होता है कि उस समय कैसा हम लोग क्या क्या करते थे। आज के जमाने में तो हिंसा होता है तो कम दिखता है। ये समझो कि पूरा अखबार, पूरा कूट वगैरह, ड्रम, अलमारी सब पटक कर जला दिया है सब। अब यहाँ पर देखते हैं बंटवारे के कुछ अनुभव। सबसे पहले अनुभव से ही शुरुआत हो गया कि बंटवारे के क्या अनुभव थे लोगों का। यानी 3 घटनाएं दी गई है। 3 घटनाएं दी गई है। क्या क्या हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा, राजनीतिक, और हमें याद क्या है, स्मृति, और हमारा ये अनुभव। तो यहाँ 3 घटनाएं दी गई है जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। वही बात यहाँ पर सामने है। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय थे। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोवेश मेल मिलाप से रहते आए थे, मतलब पीढ़ियों से कई, मतलब उनके पूर्वज भी मेल मिलाप से एक जगह पर रहते आए थे, उन्हें 1947 में एक दूसरे पर इतना ज्यादातर, समझना यहाँ पर, कि इतना जबरदस्त कहर कैसे ढहा गया। मतलब जो भाई बंधुएं इतने सालों से साथ में थे, जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के मदद करने के लिए तैयार रहते थे, भले पटता नहीं था अलग बात है, और हिंदू मुसलमान में पटता नहीं था ऐसा कौन कहता था? मतलब ऐसा कौन बोलता है कि हिंदू मुसलमान एक नहीं थे? एक थे, लेकिन ये दोगला नेता जो होते हैं ना, वो एक नहीं थे। इनके वजह से आप समझना कि क्या क्या मतलब हो गया अपने देश में। और हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये जो दोगला शब्द है, दोगला शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? समझना कि आप कहीं लवंडा नाच देखते हो तो उस लवंडा नाच को दोगला नाच बोला जाता था। तो ये शब्द खराब शब्द नहीं है, लेकिन इसको आज के माध्यम से खराब बना दिया गया है। तो उस जमाने में हम रहते तो समझ पाते लोग कि कैसे कैसे क्या हुआ था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों ने
कितना कहर अपने ऊपर झेला होगा कि हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद जो जो उस लायक थे जिन्होंने वहां पर नेतृत्व संभाल कर आगे बढ़ाया नेतृत्व को, संगठन को, उनको रत्ती भर भी पूछा नहीं जाता था आज़ादी के बाद। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब तो मैं नहीं जानता, उस समय तो मैं था नहीं। और अभी जिस किताब के बारे में मैं शोध कर रहा हूँ, तो खोज रहा हूँ, वो हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें उतना डिटेल्स नहीं पता है। शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए। मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। और लाहौर कहाँ था? पंजाब में ही था। तो अब वो पाकिस्तान में चला गया है, और पंजाब से नाम पंजाब तो है ही, वहां पर भी पंजाब आज भी है, लेकिन वहां पर लाहौर एक अलग हो गया। तो लाहौर के पुस्तकालय में जाया करता था, कि जो लिख रहे हैं ना वो बता रहे हैं। वहां अब्दुल लतीफ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन, अधेड़ मतलब आधी, मतलब करीब करीब 50-60 साल के आदमी, तो अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना चाहता था और जरूरी था, यहाँ पर समझना कि जितना उनके लिए करना जरूरी था उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करवा देते थे। और मेरी अनुभव की हुई फोटो कॉपियां, देखो यहाँ पर कि जो भी ये अनुरोध करते थे अनुभव के अनुसार, तो अनुरोध की गई फोटो कॉपियां अगली सुबह मेरे पहुंचने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। और पूरा बढ़िया सा, भैया पढ़ने वाले हो गए ना तो तुम्हारा इज्जत सब करेंगे। मेरे काम के प्रति उनका रवैया मुझे इतना अनोखा लगा था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ साहब, आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ कर, चाहे बढ़ चढ़ कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? मतलब एक दिन ये लतीफ साहब से पूछ ही लिए। अब यहाँ पर जवाब सुनिएगा। अपनी घड़ी पर नजर डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौटकर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई और आगे बताया। हाँ, आपका सवाल इन्होंने पूछा। मेरा मतलब है कि मेरे वालिद जम्मू से थे, मतलब जम्मू कश्मीर से। जम्मू किले के, वहां पर किला भी था क्योंकि हर इलाके में किला हुआ करता था। तो जम्मू किले के एक छोटे से गांव के बासिंदे, एक गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के गुंडा क्या होता है, जो ये सब फालतू काम करते हैं, तो हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। समझो ये बात 1947 की बात चल रही है कि अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव के तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन पहले मारा कौन बाद में मारा, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि पहला हमला मुसलमानों की तरफ से हुआ था। इसे हमारे नेतागण बोलते थे, लेकिन जो कम होते हैं ना जल्दी हमला नहीं करते, इतना हमारा मानना है। एक रोज तीसरे पहर, मतलब 11-12 बजे करीब में, तो तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था, तो मेरे अब्बा को पता चल गया कि गांव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हुए हैं, और अपने पूरे खानदान को वे पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे, कैसे कैसे हम भागेंगे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया, तो भैया ये हमारी मदद कर सकती है। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की, ये अपने घर में हमें रख लो, हमें मदद करो, हमारी जान बचाओ। वे अब्बा की मदद को राजी तो हुई, मगर बोली, बेटा अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे। मतलब अगर तुम मेरे घर में छिपते हो तो हम दोनों को धर लेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहां चलो जहां इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तो जहां पर मुर्दों का ढेर लगा था वहां पर ले जाती है, तुम वहां मुर्दों जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी।
पूरा लाशें डाल देती थी। बेटा सारी रात, बेटा कौन, वो जो मुसलमान था, तो बेटा सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना, ऐसा बुढ़िया जो बूढ़ी औरत जो थी उन्होंने बोला। और सुबह पौ फटते ही, मतलब सुबह का पहला किरण निकलते ही, चाहे किरण ना भी निकले तो पौ फटते ही जी जान से सियालकोट के तरफ दौड़ जाना। सियालकोट तुम्हारा ये भारत के तरफ पड़ेगा, एकदम दौड़ पड़ो। एकदम दौड़ते 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 अब्बा ने भागे वहां से। आगे बताते हैं, मेरे अब्बा जो थे, मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। ढेरों सारी लाशें वहां पर पड़ी हुई थी और अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए। वहां पर क्या किए, जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशों को डाल दिया। कई घंटे बाद, घंटे भर बाद समझ लो कि हथियार बंद हिंदू दंगाई वहां पर एक साथ जत्था, मतलब उन लोगों का पूरा टोली वहां आधम का, और उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है। मतलब अब उतना भीड़ में चिल्ला रहा है, किसी में कोई जान बची, कोई बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा ना, लेकिन चिल्लाया किसी की जान बची है। और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ंत लाठियां और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे थे। मतलब लाठी से मारते थे, बंदूक के आगे जो बर्छी होती थी उसे घोंपते थे कि कोई तो मालूम चले कोई इसमें जिंदा है कि नहीं है, जो जिंदा होगा जो चिल्लाएगा। तो वहां पर कोई चिल्लाया, क्या चिल्लाता है, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। मतलब हाथ में कलाई में जो घड़ी थी, अब अब्बा के हाथ में मार दिया। बंदूक का आगे वाला नोक जो होता था ना, चाकू जैसा लगता था। आपने पुराने जमाने का फिल्म देखे होंगे, चाहे गदर एक प्रेम कहानी, तो ये सब में आपको देखने को मिलता होगा। चाहे बॉर्डर पर लड़ने वाला जो भी फिल्म होगा उसमें देखने को मिलता है खरंची वाला। तो अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाला कलाई की फैली हथेली, यहाँ पर समझना कि अब्बा ये बताते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। कितना समझो कि उस दर्द में हाथ को बिना हिलाए वहां पर वो रख लिए। की तरह हम बात यहाँ पर कर लेंगे तो किसी तरह कुछ सेकंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रह गए थे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घर ही तो है, छोड़ो ना उसको यार, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा लगने वाला है अब। तो अब्बा जी की तकदीर, मतलब किस्मत अच्छी थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही, मतलब सुबह का उजाला जो हुआ, उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके नहीं। समझो कि सियालकोट पहुंचने तक दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। कितना दौड़े होंगे जी, बहुत दौड़े होंगे। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ, यहाँ पर बात समझना, कि मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज कुछ, मतलब आपको चुका रहा हूँ। जो कर्ज मेरे अब्बा पर है उसको मैं चुका रहा हूँ। मैंने कहा, मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मतलब वो लड़का जो था उसने बोला, जिसने ये बात यहाँ पर हो रहा है ना, तो वो बोलता है कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं तो मिली जुली एक हिंदू सिख के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। फिर भी आगे क्या बोला जाता है, मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। वो जो मुसलमान सामने थे तो बोलते हैं कि मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब, आपका धर्म कौन सा है। आप केस भी नहीं रखते, ये समझना, यहाँ पर आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं रखते। समझना यहाँ पर क्या छोटी सी लाइन में बात हो जाती है कि आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं रखते। आज मुसलमानों की दाढ़ी देख सकते हो, बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, रंगीन रंगीन सब रखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बात अलग दिखाया जा रहा है। सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं, कुछ भी हो आप मेरे लिए हिंदू ही हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूं वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था, इसीलिए मैं
अपने हिंदू भाइयों के लिए मैं ये सब करता हूँ। अब स्रोत आगे देखो, इसमें भी बहस ही है। तो बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। यहाँ पर देखना कि पंजाबी मुसलमान से मिलने का क्या यहाँ पर तात्पर्य सामने निकल कर आता है, क्या उच्च श्रेणी की बातें यहाँ पर बताई जाती है। हम तो बोलते हैं कि आप स्रोत ये जितने भी लिखे गए हैं, संविधान सभा में जितना भी बहस हुआ उसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को भी। तो शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल में मैनेजर के बारे में हुआ। हॉस्टल कौन सा, जहां पर बच्चे सब रहते हैं, तो हॉस्टल के मैनेजर के बारे में हुआ। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहां मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं इसलिए आपको मैं कमरा तो दे नहीं सकता। आप हिंदुस्तानी है इसलिए मैं आपको कमरा तो नहीं दे सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। आप मतलब सुनना चाहते हो तो सुनो। मतलब यहाँ पर सामने साफ साफ होता है कि इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर, मतलब चाय और एक किस्सा मतलब कहानी, इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था। मैनेजर ने शुरू किया, मैंने बोला जी प्रभु आप खिलाइए पिलाइए जो आपकी मर्जी। तो इस तरीके से बात यहाँ पर चालू होता है। 50 के दशक मतलब 1950 से 60 के करीब में, तो 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी और नौकरी पर जो रहता है उसका पोस्टिंग होते रहता है, मतलब ट्रांसफर, तो दिल्ली में हो गया था। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहां पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। क्या था? क्लर्क था, मतलब एक आम मुलाजिम था, मतलब एक सेवाकर्मी था वहां का। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने, लाहौर के रहने वाले मित्र ने मुझे एक रुक्का मतलब छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। कहां पर? दिल्ली के पहाड़गंज में। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले कैथीड्रल मतलब बड़ा गिरजाघर, इस गिरजाघर का नाम है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले, वहां पर कैथीड्रल एक बड़ा सा गिरजाघर था, उसको पार किया। ये मुझे थोड़ा अंग्रेजी नहीं आती है ना, इसलिए गड़बड़ हो ही जाता है कुछ कुछ। तो वहां पर बड़ा सा गिरजाघर था, तो वहां पर वो गए, तो उन्हीं के बारे में बताया गया था। मुझे एक सिख साइकिल पर, मुझे एक सिख मतलब क्या, पाकिस्तान में जो सिख लोग रहते हैं ना, तो एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है? अरे पाजी, सरदार जी सत श्री अकाल, आप जत्थों में बता सकते हो क्या है? बता सकते हो कि मैं कोशिश करता हूँ कि पहाड़गंज का रास्ता कित्थों से जाते पाजी? तो इस तरीके से उन्होंने पूछा होगा, मतलब मैं आशा कर सकता हूं। आगे उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? मतलब जैसे पूछा गया तो उन्होंने पूछा, जो सरदार जी थे, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूं। यहाँ पर जवाब मिलता है, नहीं मैं लाहौर से आया हूं, मैं इकबाल अहमद हूं। क्या हूं? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद लाहौर से? रुको 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 रुको, मतलब यहाँ पर यह बात बताया जाता है, इकबाल अहमद लाहौर से? रुको रुको, क्योंकि उनको पता था ये कहां पर ले जाना है। वह रुको मतलब कि आवाज मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी, मतलब एक ऐसा कि तुरंत कोई नहीं लाठी चलाकर बोल रहा है रुक रुक रुक, या रुक जाना नहीं है, वैसे ही। मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, अब तो मेरा खात्मा है यहाँ पर, यह सिख मुझे खत्म ही कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया वहां पे। और भीड़ भारी, समझना यहाँ पर कि वहां भारी भरकम सिख दौड़ कर आया। भारी भरकम मतलब मोटा चौड़ा आदमी दौड़ कर वहां पर आया। उसने मुझे कसकर भींच लिया। भींच मतलब क्या होता है? गले लगा लेना शायद। तो गले लगा लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं है। पहले देश एक था, अखंड भारत था, तो उस समय
मुसलमान थे जो पंजाबी बोल लिया करते थे, क्योंकि ये एक जगह रहते रहते भाईचारा हो जाता है, उस भाषा से लगाव हो ही जाता है, मोहब्बत हो ही जाता है। तो यही बात था, उनको पंजाबी आता था, लेकिन ये शख्स जो थे, सिख जो थे, इनको नहीं मिला था एक मुसलमान जो पंजाबी बोलता हो। आगे यहाँ पर जो ट्रेन की तस्वीर आप देख रहे हो, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। देखो किस तरह ट्रेन खसाखस भीड़ से भरा हुआ जा रहा है। ट्रेन नीचे तो नीचे, ऊपर भी भरा हुआ जा रहा है। पता नहीं लोग बाथरूम कहाँ करते होंगे, बाथरूम कहाँ करेंगे, लगेगा तो ना, खाएंगे तो ना करेंगे। अब यहाँ पर स्रोत 3 पर हम नजर देते हैं तो स्रोत 3 हमें बताता है, ना नहीं तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। यहाँ पर बात आ जाता है कि ना नहीं तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है जो हम यहाँ पर देखते हैं। मुझे अभी भी 1992 में, कब 1992 मतलब आज से करीब करीब 8 साल इधर, 4 साल मतलब 32 साल पहले, तो 32 साल पहले लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। क्या बैठा था? विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। अब इसको आप जान सकते हैं। यहाँ पर वह मुझसे अनुरोध करता था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम के खिदमत करने, मतलब कौम के लिए काम करने के लिए वापस लौट जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूं तो एकदम से उसका लहजा बदल गया। मतलब जो पाकिस्तानी था उसका लहजा ही पूरा बदल गया, शब्द बदल गए, उसके बात करने का इरादा बदल गया, मतलब जो लफ्ज होता है लफ्ज बदल गया। और अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी, यहाँ पर समझना कि अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया। क्या निकल गया? ओह हिंदुस्तानी। अरे भैया हम हिंदुस्तानी हैं तो हैं, किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क पड़ता है क्या? ओह हिंदुस्तानी, मैं समझता था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूं। दक्षिण एशियाई मतलब दक्षिण के रहने वाले निवासी, तो दक्षिण एशियाई मानता हूं, पर वह अड़ा रहा। ना ना, नहीं नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया। हम कट्टर दुश्मन हैं, हम हमेशा दुश्मन रहेंगे रहेंगे रहेंगे। तो ये बातें उस समय हर किसी के मन में भर दिया गया था। और ये भरने वाले आम जनता नहीं थी, ये भरने वाले राजनीतिक जनता थे, राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक सत्ता था। 3 लोगों की वजह से सब बदला ना। यहाँ पर चर्चा कीजिएगा। विभाजन संबंधी लेखन में ऐसी कहानियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए कि किस किस कारणों से क्या क्या था कि जिसके वजह से ये सब बदलाव हुआ, इतना ज्यादा लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो गए, और बहुत सारी फलना चिलना बात जो है इसको हमें ध्यान में रखते हुए शुरुआत करना पड़ेगा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक मोड़। ऐतिहासिक मोड़ मतलब बंटवारा, विध्वंस, अपने देश की 2 टुकड़े करना। और अपना देश का 2 टुकड़ा हुआ तो हुआ, क्योंकि एक नेता नहीं माना तो 2 टुकड़े हो गए। अब भैया गांधी जी क्या करेंगे? एक बाप अपने घर में रहता है, घुट घुट कर रह जाता है, बेटे बट जाते हैं, बेटे के बीच में बंटवारा हो जाता है, तो बाप क्या कर सकता है? वो तिल तिल कर मरता है, रोज मरता है, रोज घुट घुट कर मरता है। तो सेम सिचुएशन वही वहां पर था, सेम सिचुएशन को हम सामने देख रहे थे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जी? दूसरा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हम केवल समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन विचार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस जमाने में नहीं थे, हम उस समय पर नहीं थे। हम बंटवारे के लिए क्या क्या बातें थी, क्या क्या शर्तें थी, हम उस पर नहीं थे, हम वहां पर नहीं बैठे थे कि हम लोग मालूम को चलेगा, हम लोग बता सकते हैं। नहीं, हम लोग केवल सुनी सुनाई बातों को ही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बैठे हुए कक्ष में बात क्या होता है क्या नहीं होता है यह कक्ष के लोग ही निर्धारित करते हैं। और वही लोग अच्छे तरीके से जो बोलेंगे वही सामने प्रिंट होकर आएगा, नहीं तो बाकी आने का किसी का मतलब समझ लो कि अगर जो बात वो छुपाना चाहते हैं वो छुपा ही देंगे।
आप कुछ भी कर लो वो बात उजागर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी प्रिंट मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया का हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के खिलाफत बोल दे। लेकिन ये संविधान के चौथे पिलर जो होते हैं, इस देश के चौथे पिलर जो हैं, उनको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं यार। चंद पैसे के लिए, कुकुरप्पन के लिए हम अपना सब चीज बेच रहे हैं क्या? आज आप न्यूज मतलब कोई खोलोगे, कोई भी समाचार खोलोगे टीवी पे, लाइव प्रसारण देखोगे, अरे मन उब जाएगा यार। मैं खुद देखता था पहले, इतना घटिया घटिया चीज दिखाने लगा सब कि मैं छोड़ दिया। बस इससे अच्छा है कि अपना कुछ दूसरा किताब उताब पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, फालतू का झमेला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो केवल आज बहिष्कार कर दो यार, बहिष्कार करो पूरे बढ़िया तरीके से, न देखो कोई भी मत देखो। अपने कंपनी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कंपनी क्यों बर्बाद होगा? सरकार अच्छा खासा पैसे दे रही है, पूरा भर भर के पैसे दे रहे हैं, तो उससे उनका रोजी रोटी चल रहा है, तो बंद नहीं होने वाले, क्योंकि अब बिक गए हैं सत्ता के भूखे, सत्ता के लोग न्यूज मीडिया को खरीद लिए हैं। और न्यूज मीडिया को खरीदे नहीं है, कोई खरीदना नहीं चाहता है, वो बिक गई है, बिक गई है दूसरे के हाथों हम अपनी ईमानदारी को बेच दिए हैं। क्योंकि उनका भैया सोच, वो जैसा सोचे उनकी मर्जी। बोलते हैं ना, जैसी जिसकी सोच, जो करेगा तो ऐसा ही भोगेगा, दूसरा कोई थोड़े करने वाला है। आपको अगर कुछ भी डाउट है, आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर आई रिप्लाई यू। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।